हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नई क्लास के साथ मिलेंगे आपके साथ। जैसे कि आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के लिए, जो आपके लिए गणित विषय है, उसमें आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक रैपिड फायर टाइप की एक रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। इसमें मैं हर एक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को मैं तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन हर एक चैप्टर का मैं रिवीजन जरूर करा सकता हूँ। तो आप क्या होंगे, इससे आपकी जो बच्चों आपकी क्लास है, जैसे आपने अगर पहले से पढ़ाई नहीं किया है तो आप शायद अपनी पढ़ाई में जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको हर एक चैप्टर की अलग अलग क्लास लगाऊंगा और उस क्लास को आप देखिएगा जरूर। केवल आप क्लास को देखिए और हमारी क्लास को सपोर्ट भी करिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग मैथ में जो है, मैथ में कक्षा 10 के लिए बच्चों कर आपका है कक्षा 10 में, तो भैया उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। नाम है, क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। तो बेटा जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इन्हीं संख्याओं के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है भैया। तो वास्तविक संख्याएं पहले तो ये जानना है कि मैं भाई ये कितनी प्रकार की होती हैं, तब हम तो आगे की बात समझ पाएंगे। तो भाई बच्चों हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो भाई वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं, समझते हैं जरा इस बात को। एक तो होती है हमारे पास परिमेय संख्या, और एक होती है हमारे पास बच्चों अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक होती है, अपरिमेय संख्याएं। तो बेटा जो परिमेय संख्या है और जो आपकी अपरिमेय संख्या है, ये बातें भी आपको मैं बता के चलूंगा कि ये होती क्या है एक्चुअल में। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या का मतलब बेटा क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी संख्याएं, कौन सी संख्या है बेटा? ऐसी संख्याएं। तो बेटा ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यानी बेटा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बेटा अगर बात करें परिमेय संख्याएं क्या P/Q में कौन सी एग्जांपल जरा बता दिए जाए। तो भाई एग्जांपल के तौर पे अगर समझे इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास बेटा 1/5 हो गया, या 2/7 हो गया, या जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी केवल 5 लिखा हुआ है, तो ये मत सोचो कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसके बटे में भी तो मैं 1 मान सकता हूं, ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव में संख्या लिखी है, 2.5 लिखा हुआ है, तो बेटा ये भी आपकी कैसी संख्या है? एक आपकी परिमेय संख्या ही होती है। तो बेटा ये परिमेय संख्या हो गई आपकी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी, यानी ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात बेटा, और यहां पे मैं क्या समझना है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जब परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो बेटा अपरिमेय का मतलब क्या हो जाएगा? सेम इसका अपोजिट। क्या? वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या ना कर सकते हो बेटा, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिख सकें या ना व्यक्त कर सके बेटा। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, तो वही क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आपके कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में बेटा इसका एक बहुत ही जाना माना क्वेश्चन आता है। कौन सा? जैसे आपसे कहता है बताइए पाई कैसी संख्या है, तो आप याद रखेंगे पाई एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होती है। क्यों बेटा अपरिमेय होती है, इसको हम आपको बताते हैं किस लिए होती है। तो पहले आप थोड़ा सा समझेंगे हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में। किसके प्रसार में समझेंगे? दशमलव प्रसार को थोड़ा सा समझते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा बात आएगी। तो दशमलव प्रसार को बेटा जब समझोगे आप, तो बेटा दशमलव प्रसार आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो बेटा एक होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है बेटा अशांत दशमलव प्रसार। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। बेटा शांत का मतलब क्या होता है कि जो शांत हो जाए। शांत का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं, जैसे मैंने बेटा कहा कि 7 को बेटा 2 से भाग कर दो आप, तो जब आप भाग करते हैं तो 2 3 6, फिर 1 कैरी हुआ, दशमलव लगा देते हैं, 2 पंची 10, यानी पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? अगर ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब बेटा क्या है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि मैं अगर यहां लिखना चाहूं, जैसे मैंने लिखा 7/2
या 5/2, यानी जो ऐसी संख्याएं हों जिनको भाग करने के बाद दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाए तो वो कहलाती है शांत दशमलव प्रसार। दूसरी बात, अशांत क्या होता है? और शांत दशमलव जो प्रसार होता है ये आपका परिमेय संख्या में आता है बेटा। किस में आता है? परिमेय में आता है। ये भी आप याद रखेंगे बात। दूसरी बात, अशांत में क्या होता है? तो भाई अशांत का मतलब होता है जो शांत ना हो, यानी कि जो भाग देने के बाद भी ना कटे, वो कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। अब मैंने कहा लेकिन इसके दो भाग बेटा पढ़ने हैं आपको। अब दो भाग जो पढ़ने हैं आपको, तो दोनों भागों में अलग अलग डिफरेंस है। क्या कि आपका भैया मैंने कहा भाग करेंगे तो आप कटेगा तो नहीं, कटना नहीं चाहिए पूरा पूरा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कि अगर ना तो कटे और ना ही रिपीट हो, यानी बेटा ना तो कट रहा है, क्या हम समझेंगे? इधर समझेंगे जरा। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक तो आप पहले बोलेंगे इसके अशांत के दो प्रकार मिले। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है बेटा अशांत आवर्ती संख्याएं, और एक बेटा होता है अशांत अनावर्ती संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अशांत अनावर्ती संख्याएं होता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? जो बेटा बार बार अगर वही संख्या आ जाए, जैसे कि भाग करते हैं हम लोग, जब लोग जैसे भाग करते हैं 10 को 3 से भाग करते हैं, तो बेटा जब 10 को 3 से भाग करते हैं तो 3 से भाग करते हैं 3 त्रिक का 9, फिर भाग करेंगे दशमलव लगाएंगे, फिर बेटा 3 त्रिक का 9, फिर बेटा 3 त्रिक का 9, फिर बेटा 3 त्रिक का 9, यानी इस तरह से 3 3 3 3 रिपीट होता रहता है। यानी ये देखो ना तो कट रही है और ना ही पूरी तरीके से खत्म हो रही है संख्या। यानी कि ये तो ऐसी संख्या हो गई है जो ना कट रही है ना रिपीट हो रही है। सॉरी, ना तो कट रही है लेकिन रिपीट हो रही है, यानी कट तो नहीं रही है लेकिन रिपीट बार बार हो रही है। तो जब ऐसा हो, कटे ना लेकिन रिपीट हो बार बार, तो बेटा जब कटे ना और रिपीट हो बार बार, तो वो कैसी संख्या कहलाती है? अशांत आवर्ती कहलाती है, यानी बार बार आना, इसीलिए इसका नाम है इसका अशांत आवर्ती संख्या हो गई ये वाली बेटा। अगर बेटा अनावर्ती की बात करें, तो बेटा जो अनावर्ती होती है वो क्या कहती है भैया? वो ना तो कटती है और ना ही रिपीट होती है, यानी कि जब आप भाग करेंगे तो हर बार आपको एक नया आदमी मिलेगा। हर बार क्या मिलेगा? भाग करने के बाद एक नया आदमी मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 22 को आप 7 से जब भाग करते हैं बेटा, आप देखते हैं 3.1432123 ऐसे करके डॉट 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 हर बार एक नया अंक मिलता चला जाता है हमको। यानी कि जब आप भाग करते हैं इससे, तो आपको देखिए ना तो ये कट रहा है, और ये एक चीज और, या तो कट जाता और रिपीट हो जाता, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये ना तो कट रहा है लेकिन क्या हो रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। जब ना कटे और ना ही रिपीट हो, यानी कट भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो बेटा आपका कहलाएगा वो अशांत अनावर्ती कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 22/7 संख्या मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे। बेटा जब भाग करते हैं तो ये ना तो कट रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं से आपकी ये बात निकल के आती है अपरिमेय वाली। कौन सी? अपरिमेय वाली। बेटा आपको ये जो अशांत आवर्ती है, यानी जो बार बार आ रही थी, ये वाली बेटा परिमेय के अंतर्गत ही आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्याओं में ही आएगी। और शांत वाली भी किसमें आ रही थी? परिमेय में ही आ रही थी। लेकिन जो बेटा आपकी अशांत अनावर्ती आई है, ये वाली बच्चा किसमें आएगी? ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यही वाली संख्याएं आगे चलकर अपरिमेय संख्या का काम करती हैं, क्योंकि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ आई कि नहीं आई? कि आपकी जो दशमलव प्रसार आपने किया शांत और अशांत, उसमें फिर परिमेय और अपरिमेय किस तरह से छांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। जैसे मैंने बेटा कहा कि आपके पास एक संख्या लिखी है 2/3, फिर एक लिखी हुई है 22/7, और फिर आपके पास एक संख्या लिखी हुई है 1/3, और फिर आपके पास लिखी हुई है 4/5। ऐसी संख्या लिखी हुई, आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बताया आपको भाई, 22/7 की जगह पे आप पाई भी रख सकते हैं, क्योंकि पाई का ही मान होता है। तो आपके पास अगर पाई लिखा हुआ है तब भी वही मतलब होता है, 22/7 लिखा हुआ है तब भी वही मतलब है। यानी क्या करेंगे, अगर पाई लिखा हुआ है तो आपकी सीधी सी बात ये क्या हो जाएगी, यही वाली आपकी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आ गया, ऐसा वाला ना आया, कोई दूसरा टाइप आ गया, यानी इस तरह का आ गया। नंबर ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया 0.213, नंबर बी में ऑप्शन दे दिया गया 0.213,
3 जीरो आ गया। फिर नंबर सी में ऑप्शन आ गया 0.213 013 0013 डॉट डॉट डॉट। एक और ऑप्शन आ गया नंबर 2 0.213 213 213। अब आपको बेटा क्या बताना है इसमें, आपको ये बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तब आप क्या बताएंगे आप बच्चों अपरिमेय में? तो बेटा अपरिमेय में मैंने क्या बताया, या तो आप वही संख्या अपरिमेय बोलोगे जो ना तो कट रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो, यानी कटनी भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो कट गई ना, तभी तो इसको नहीं लिखा आगे, ये वाला तो नहीं हो सकता है। ये वाला भी देखो नहीं लिखा हुआ, जिसमें डॉट डॉट लगाओ वही वाला ऑप्शन होगा। हालांकि इसमें भी डॉट 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 लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे देखो 213 है, 213 213 यानी रिपीट हो रहा है बेटा। जब रिपीट हो तो फिर वो संख्या हमारी अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय होती है। इसका मतलब इसमें देखेंगे ये 213 फिर 013 फिर 2013 आ गया, यानी हर बार बदल रहा है बेटा। जब हर बार बदलेगा इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या से आएगा। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है आपके, या तो रूट में भी सवाल आ जाता है कभी कभी। जैसे एग्जांपल दिया मैंने रूट का, जैसे मैंने कहा बेटा एक रूट 4 लिखा हुआ है और एक आपके पास रूट 16/25 लिखा हुआ है और एक आपके पास बेटा रूट 8 लिखा हुआ है और बेटा आपके पास एक रूट 36 लिखा हुआ है। आपसे कहेगा बताइए इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपको जब रूट वाला सवाल आएगा तो आपको यह देखना है कि किस में एक वर्ग संख्या नहीं लिखी हुई है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग बच्चों 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये इस तरह से अगर कोई वर्ग संख्या लिखी है तो आप समझ जाइए वो एक संख्या हमारी परिमेय है। और जब वर्ग संख्या ना हो तो समझ जाओ अपरिमेय है। यानी कि 4 हमने देखा है एक वर्ग संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय हो जाएगी। बेटा इसमें देखा हमने ये भी एक वर्ग संख्या है, ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी। बेटा ये भी आपकी परिमेय, लेकिन 8 किसी का वर्ग नहीं होता है, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यही वाली संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी बच्चों। तो ये हमने सीख लिया कि वास्तविक संख्याओं का अर्थ क्या होता है। बेटा इसके बाद क्या करेंगे, आगे हम चलेंगे लासा और मासा की ओर, यानी कि इसका अगला आपका पार्ट होगा लासा और मासा, यानी एलसीएम और एचसीएफ। बेटा एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और बेटा एचसीएफ यानी कि मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, यानी लासा और मासा की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो आपको पहले इसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुणनखंड क्या होते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लासा और मासा को गुणनखंड विधि से ही सीखेंगे। ठीक है, एक तो भाग विधि है, एक आपके पास गुणनखंड विधि है। तो 2 विधियों से हमें लासा और मासा पढ़ना है। तो फिलहाल आपको जो भी अच्छे लगे वो सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों प्रकार से बताऊंगा कैसे आप निकालेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लासा निकालने की, कैसे आप लासा निकालेंगे। तो बेटा जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई, जैसे मैंने कहा 14 16, 2 संख्याएं ली मैंने 14 और 16। इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, लासा। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं कहूं मैं आपसे कि भैया इसका लासा निकालना है, तो आप भाग से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 सती 14 फिर 2 अट्ठी 16 फिर 2 से काटेंगे। भाई जब तक आपको काटते हैं, जब तक कि दोनों जगह 1 1 ना हो जाए तब तक आप भाग करते रहिए। जो ना कटे उसको ऐसे ही लिख देना है आपको। 2 चौके 8 फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा बेटा। 2 1 2 फिर बेटा 7 से कट जाएगा। ये आ गया आपका लासा, निकल के यहां से आएगा LCM बराबर बेटा क्या निकलेगा, 2 इंटू जो यहाँ पे आपके आए फैक्टर, बस इन्हीं को आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 7 बेटा, यानी कि आंसर आपका आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 सती 112 आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा लासा का बेटा। लेकिन अगर इसी में मैं कहूं, अगर बात करूं मासा क्या होगा, यानी अगर आपको मासा निकालना होता, यानी कि HCF अगर निकालना होता तो क्या करते, तो बेटा आप दोनों के गुणनखंड निकालते हैं और फिर देखते दोनों में कौन सा कॉमन है। कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले हम लोग क्या, 2 सती 14 और 7 इक्के 7, ये निकला है 14 के। उसके बाद बेटा 16 के भी कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड। ये हो जाएगा 2 अट्ठी 16 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 इक्के 2, ये आपके हो गए 16 के। बेटा यहां से लिखेंगे 16 के क्या हैं और 14 के क्या हैं बेटा। तो 16 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2
और बेटा 14 के आएंगे 2 इंटू 7, ये निकल के आएंगे। तो बेटा आपको निकालना है मासा यानी HCF निकालना है। तो बेटा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब जो दोनों लोगों के पास होता है वही आपको निकालना है। क्या करेंगे हमने कहा भैया इसमें 2 यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो एक बार 2 मिल गया। क्या और भी कुछ कॉमन है? भैया नहीं कॉमन है, तो सीधी सी बात हमारा मासा जो आएगा वो 2 निकल के आएगा और इसका लासा जो आएगा वो बेटा 112 निकल के आएगा, यानी 112 निकल के आएगा। अब बेटा ये मैंने आपको 2 बातें समझाई, एक तो लासा कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, और आप मासा कैसे निकालेंगे ये आपने देख लिया है। तो यहां से हमने आपको लासा बताया भागविध से और ये बता दिया गुणनखंड विधि से। लेकिन आप मासा निकालने का भी एक और तरीका था, वो भी भागविध से निकाल सकते थे हम लोग। कैसे निकालेंगे देखेंगे, यानी कि इसकी जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि मासा निकालने की बेटा HCF अगर निकालने के लिए आएगा तो कैसे करेंगे? तो आपको भाग विधि में बस भाग कर देना है आपको। बेटा क्या करेंगे? भाग, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दीजिए केवल आप, यानी 14 से भाग कर दीजिए 16 को। बेटा 14 का भाग करेंगे 16 में, सो 14 इक्कीम 14 आएगा बेटा, फिर कट्टे में लगा देंगे। फिर बेटा जो आपका शेषफल बचा है, इसी शेषफल से पहले वाले भाजक को भाग करेंगे, यानी बेटा 2 से भाग करेंगे 14 को। बेटा 2 का पारा पढ़ो, 14 से ज्यादा ना जाए। बेटा 2 से 3 14, यानी जिससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, वही हमारा बेटा मासा हो जाता है। तो मासा बराबर आ गया 2। तो ये आपके पास बेटा भाग विधि है और ये आपके पास गुणनखंड विधि है और ये आपका लासा भी भाग विधि से आपके लगा दिया मैंने आपके पास। तो ये आपको लासा मासा निकालने के 2 प्रकार के तरीके थे। हालांकि इसके लासा निकालने के फैक्टर कर सकते थे आप, जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो आपका भाई लासा भी आपका यानी कि लासा भी निकल आएगा गुणनखंड विधि से। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये तरीके हैं आपके पास, इनसे आप लगा सकते हैं लासा मासा। बच्चों अब इन्हीं में से क्या है, एक आपके पास सूत्र भी होता है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके सवाल आते हैं बोर्ड परीक्षा में। सूत्र क्या होता है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आवश्यक सूत्र, इसको आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। सूत्र क्या होता है बेटा, आप याद रखेंगे LCM मल्टीप्लाई बाई HCF बराबर क्या होता है, यानी लासा गुणित मासा बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। यानी कि आपको लासा और मासा का गुणा कर देना है तो सदैव वो पहली और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर आता है। अगर आप चाहें तो इस सवाल में उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमने सूत्र सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर हम लोग। लासा बेटा कितना आया इसका, 112 आ गया है, यहां रख दिया मैंने 112 मल्टीप्लाई बाई मासा कितना आ गया है बेटा 2 आ गया है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है बेटा 14 है, सेकंड नंबर कितना है बेटा 16 है। मल्टीप्लाई कराएंगे 2 दूनी 4, 2 इक्कीम 2, 2 इक्कीम 2। बेटा इधर भी गुणा कराएंगे तो आएगा 224। यानी आपने देखा कि जो इधर आया वही हमारा इधर भी आया, यानी कि हमारा जो सूत्र है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी के प्रयोग से हम सवालों को लगाएंगे, मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा, बस आप देखते रहिए। मैंने क्या बताया सूत्र, सूत्र अभी के अभी याद कर लीजिए, तुरंत के तुरंत याद करिए। क्या सूत्र होता है, लासा गुणित मासा बराबर फर्स्ट नंबर गुणित सेकेंड नंबर। ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए बच्चों। तो अब इसके हम लगाएंगे हम लोग सवाल। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपके लिए मैंने बताया कि जो आपका लासा और मासा का गुणनफल है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों बस इसी पर आधारित मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये ऐसा ही पेपर में आपके आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। भैया मैंने कहा पहली और संख्या यानी 2 संख्याओं का गुणनफल 72 दिया गया है, मासा इसका 4 है, तो मैं लासा बताना है बच्चों। यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा तो बहुत आसानी से बताएंगे, बस ये सूत्र याद होना चाहिए हमको। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। बेटा हमारे पास पहले मासा बताया गया है, HCF इज इक्वल टू 4 बताया गया है, और बेटा हमारे पास ये गुणनफल है, ये ध्यान देना आप लोग केवल बात, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी का गुणा करके सीधा बता दिया कि आपको संख्याएं नहीं बताई गई। बहुत अच्छा काम किया सवाल ने, क्यों, क्योंकि बेटा मैं फिर भाई अगर संख्याएं बताता तो पहली संख्या का गुणा फिर दूसरी से करना पड़ता तब गुणनफल आता, उसने तो पहले ही बता दिया। कितना अच्छा काम किया उसने, बिल्कुल बेटा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई दे दिया उसने 72,
अब हमसे अगली बात क्या कर रहा है बेटा कि भैया इसका लासा आप बता दो मैं कितना होगा, तो बस हमारा काम हो गया। मैंने क्या कहा बेटा, तो आप सूत्र का प्रयोग कर लो, तुरंत आंसर लो हमसे। क्या सूत्र होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। यानी यहां से बेटा क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का मान रख देता हूं, कितना आया फर्स्ट इंटू सेकेंड, 72 आ गया, क्योंकि इसी का तो मल्टीप्लाई है, ये रख दिया मैंने 72। बेटा ये इसके मल्टीप्लाई में था, उधर कहे में जाएगा, डिवाइड में जाएगा HCF, यानी इसके डिवाइड में 4 आ गया। बेटा LCM बराबर आ गया, डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 4 जा, यानी 4 8 जा 32 हो जाएगा, यहां से निकलेगा LCM हमारा 18 आएगा निकल के। तो ये हमारा सवाल छोटा सा था जो मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया है, और ऐसे ही सवाल मैं एक आधे और लिखता हूं, आपको शायद और समझ में आएंगे। जैसे मैंने कहा एक और क्वेश्चन आपके पास है, मैंने कहा भैया आपके लिए मैंने एक संख्या बता दिया जो आपके पास है 44, और दूसरी संख्या मैंने आपके पास बता दिया, आपके पास बेटा मैंने बता दिया दूसरी संख्या आपके पास क्या बताई गई, तो मैंने भाई बता दिया आपके पास 22 है संख्या। तो आपको बताना है इसमें से मैंने आपका और एक चीज बता दिया, क्या कि बेटा इसका मासा जो मैंने बताया HCF वो बेटा कितना दिया गया है, तो भाई वो दिया गया है आपको, मासा आपको दे दिया गया 22 यानी कि 22। तो आपको बताना है इसका LCM क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से वही फार्मूला, सूत्र क्या होता है हमारे पास बेटा, सूत्र होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बेटा HCF कितना है 22, LCM कितना है निकालना है बेटा, और फर्स्ट नंबर कितना है 44, सेकेंड नंबर कितना है 22 हमारे पास है। यानी यहां से बेटा LCM अगर का मान निकालना हो तो 44 मल्टीप्लाई 22 अपान में 22 कट जाएगा बेटा, यानी LCM बराबर आएगा, कितना निकल के आएगा 44। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा, दोनों का जो LCM आएगा वो 44 आएगा निकल के बच्चों। तो शायद आपको ये बात समझ में आ पाई होगी कि ऐसे सवाल आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, यानी आपको संख्या दे देगा और संख्याओं को गुणनफल दे देगा, लासा या मासा में से कुछ बता के आपसे पूछ लेगा वो आपसे। तो ऐसे सवाल आप शायद लगा पाएंगे, लगा पाते हैं। तो आगे हम चलेंगे इसके बाद दूसरे इसके पार्ट पे जो आपका बना हुआ है, इसके बाद इसकी बात करेंगे हम लोग 22 के बाद बात करेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर की बात। अब देखिए बच्चों आपके पास मैंने कहा लॉन्ग क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपका ये क्वेश्चन लिख के आया है बेटा, सिद्ध कीजिए कि √3 का अपरिमेय संख्या है। तो आपको यह सिद्ध करने के लिए आएगा, तो आप कैसे करेंगे सिद्ध इसको, क्योंकि ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं और आपको समस्या भी देते हैं, ये भी मैं समझ पा रहा हूं बात आपकी। तो भैया इस सवाल को आज आप देख कर जाइए और इसको सीख के भी जाइए। आप इसको आप अगर आपने सीख लिया तो आपने फिर अपने क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर पक्के कर लिए, या फिर आप देखेंगे यहाँ पे कैसे लगाऊंगा मैं इस सवाल को। तो आप इस सवाल को आप सीख के ही जाना यहाँ से, आज देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो बेटा जब भी आपके पास सवाल में लिख के आ जाए सिद्ध कीजिए √3 का अपरिमेय संख्या है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा ये करना है कि मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। पहले क्या करेंगे बेटा, लिख लेंगे माना, यहां डाल देते हैं हल, माना √3 एक परिमेय संख्या है। बेटा मान लिया मैंने ऐसा कि √3 एक परिमेय संख्या है, माना है केवल हमने बेटा। अगर माना है, अभी मैं बता चुका हूं, अभी मैंने बताया इसी क्लास में क्या कि बेटा अगर परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे, इसलिए √3 को बेटा क्या करेंगे, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात और क्या मानना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि बेटा जो P और Q है ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। बेटा क्या लिखेंगे, जहां P Q क्या है बेटा, तो वो बेटा सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अब बेटा अगर आपको ये बात ना पता हो कि सहअभाज्य क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकता हूं, बता सकता हूं। क्या, सहअभाज्य के लिए इधर समझते थोड़ा सा। सहअभाज्य मतलब होता है जिनका मासा क्या होता है बेटा, एक होता है। यानी कि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो,
जैसे आप ये नहीं मान सकते कि 4 और 6 नहीं ले सकते, ना भैया ना नहीं ले सकते, क्योंकि क्यों बेटा, क्योंकि 2 से ये भी कट जाता है, 2 से ये भी कट जाता है, तो इनका मासा तो 2 हो गया ना। मैंने कहा मासा 1 होना चाहिए। जैसे मैं 2 और 3 ले लूं बेटा, 3 और 4 ले लूं बेटा, 5 और 6 ले लूं, ऐसी संख्याएं होंगी जिनका मासा 1 होता है। यानी इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, यानी जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, ऐसी संख्या नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है। और बेटा क्या बात याद रखेंगे, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए हमारा, ये भी बात याद रखेंगे आप यहां से। अब क्या समझना है हमको बेटा, यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। अगले स्टेप पे चलेंगे बेटा, यहां से क्या करेंगे हम लोग, Q का मान निकाल लेते हैं बेटा। तो Q बराबर क्या आएगा बेटा, तो भैया Q बराबर आ जाएगा आपके पास P बटे √3 आएगा बेटा। यहां से कितना आएगा, Q बराबर P बटे √3। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा वर्ग करते हैं, यहां से देखते हैं क्या आता है बेटा। जब वर्ग करेंगे तो आएगा Q² बराबर P² बटे 3, और इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं बेटा। अब यहां से एक बात सीखनी है, जो P² बटे 3 आया है बेटा, तो आपकी एक प्रमेय होती है, आपने पढ़ रखा है क्या, कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट जाता है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट जाता है, तो स्वयं वो संख्या भी उस संख्या से कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बेटे कहा कि 6 का वर्ग 36 अगर 2 से कट जाता है, तो सीधी सी बात है, अगर 6 का वर्ग कट गया है तो बेटा 6 भी 2 से कट जाएगा, ये निश्चित होता है, यही प्रमेय आपकी है। तो बेटा बस इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को आगे लगाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, यहां क्या हो जाएगा, P² 3 से क्या है, विभाज्य है बेटा। ये क्या है, विभाज्य है। अगर P² 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, P भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा बेटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, 3 से, यानी P भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा, अगर 3 से P भी कट गया है, जैसे P² को 3 से भाग किया तो Q² आ गया हमारे पास, वैसे ही बेटा अगर P को 3 से भाग दिया तो यहां लिख लेते हैं, माना P को जब बेटा 3 से भाग दिया तो मैंने मान लिया कि M आ जाता है। कितना आ जाता है, M, मैंने मान लिया कि भाई M आ गया। अब बेटा अगर यहां से P का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा आएगा P बराबर 3M आएगा। ये बात आपको किताबों में बताई जाती, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। मैंने बता दिया कि कहां से आता है, P बराबर 3C ले लेते हैं, वहां पे 3M ले लिया मैंने, तो P बटे 3 को भाग किया तो M बार किया, मैंने मान लिया। तो यहां बेटा जो मैंने माना है, इसके बाद मैं इधर लगा देता हूं सवाल को। तो जब P बराबर 3M आया तो क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग जाकर। यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, समीकरण 1 क्या है, Q² बराबर P²। P का मतलब हो गया 3M का स्क्वायर बटे बेटा 3, यानी Q² बराबर आएगा बेटा 9M² बटे 3। 3 से 3 को काटेंगे, कितना आएगा, 3 तरह के 9 आ जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा बेटा। यहां से अगर Q² बराबर देखेंगे तो आएगा 3M²। बेटा ये 3 इसके गुणा में है, तो इधर क्या में आएगा, भाग में आ जाएगा भैया। तो क्या करेंगे, Q² बटे 3 बराबर M²। अब देखो सेम कंडीशन है कि नहीं, यहां की तरह बिल्कुल है। फिर से वही काम करेंगे, क्या, Q² 3 से विभाज्य, इसलिए Q भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा बेटा। क्या लिखेंगे, चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, Q भी 3 से विभाज्य है। ये बेटा जो हमारे पास कंक्लूजन निकला है, यानी यहां से हमने एक बात देखी, क्या, कि भैया P भी 3 से कट जाता है। P क्या है, 3 से कट जाता है। और बेटा यहां पे हमने देखा Q भी 3 से कट जाता है। तो जब बेटा हमने यहां से ये एक बात देखी कि P भी 3 से कट जाता है और Q भी 3 से कट जाता है, लेकिन मैंने ऊपर अभी क्या माना था कि P और Q सभाज्य हैं, यानी आपस में तो नहीं कटनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्या निकला कि P और Q दोनों 3 से कट गई हैं, यानी ये तो गलत बात हो गई ना, हुई कि नहीं हुई गलत बात।
बिल्कुल गलत बात है। तो बस अगर ये विरोध हो रहा है नहीं हो रहा, हमारी पहली वाली बात का, अगर विरोध हो रहा है इसका मतलब ये हमारी जो हमने बात मानी थी परिमेय वो गलत साबित हो गई है। इसका मतलब संख्या हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इसी को लिख देना है हमको। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, अतः पी क्यू का एक उभयनिष्ठ, यानी दोनों का मिल गया ना बेटा, तो P और Q का वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी बेटा जो हमारी पूर्व कल्पना, यानी जो मैंने पहले माना था, पूर्व कल्पना का विरोध करता है, विरोध करता है। यानी क्या लिखा मैंने, अतः P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोध करता है। अगर विरोध करता है तो क्या हो जाएगा, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही तो बेटा लिखेंगे, क्योंकि मैंने माना था ना इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, या निकल आया है, लिख देंगे इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर लिख देंगे क्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ये आपका आएगा 4 नंबर या 6 नंबर के सवाल में आएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ये आप सेम टू सेम ऐसे ही छाप के आएंगे सवाल को, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आ सकता है आपके पेपर में। हो सकता है वहां पे √3 की जगह √5 हो जाए, √2 हो जाए। बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है, कैसा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जब ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, तो भाई ये सवाल तो मैंने कहा छोटा सवाल आता है, 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर का आएगा तो ये छोटा लगाएंगे। सवाल कैसे लगाएंगे ये हम सीखेंगे अब यहाँ पे इस वीडियो में। क्या देखेंगे बेटा, जब भी मैंने कहा बेटा अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहला काम तो एक ही चलेगा हमारा, क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बेटा पहला काम यही करेंगे आप सबसे पहले, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा अपोजिट मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान के चलेंगे हम लोग। बेटा अगर आप मैंने मान लिया परिमेय है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर, अगर परिमेय है तो भैया P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, अभी पढ़ा है हम लोगों ने इस बारे में। तो भाई अगर P/Q के रूप में पढ़ा है तो अभी हमने एक और बात बताई इसके पहले वाले सवाल में, √3 वाले सवाल में क्या बताया कि बेटा जब परिमेय संख्या लेंगे तो वहां पे बेटा जो P और Q होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, PQ सह अभाज्य होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जब सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो आपको ये याद रखना है भैया, क्या कभी भी ये संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ये मतलब होता है इसका। अब बेटा आगे क्या समझेंगे हम लोग, आगे ये समझेंगे कि यहां से आपको बस एक काम करना है, क्या कि बेटा यहां से आपको रूट वाली वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे, जैसे बेटा लिखा हुआ है 3 + 2√5 बराबर P/Q। बेटा प्लस का 3 उधर कहाँ में जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी माइनस में कर दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। तो हम भी कहेंगे भाई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने माइनस का भेज दिया। अब बेटा यहाँ क्या करेंगे, इसको तो इधर ऐसे लिखते हैं, इधर इसको और व्यवस्थित क्रम में कर देते हैं। यहाँ लासा ले लेंगे तो P - 3Q बटाए ये Q आ जाएगा आपका। बेटा 2 गुणा में है तो ये उधर ही भेज देते हैं इसको हम, क्यों, मैंने कहा इधर रूट वाला बचाना है मान हमको। तो P - 3Q/Q और ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो बेटा यही मान निकल के आएगा हमारे पास √5 का मान। √5 का मान निकला P - 3Q/2Q। अच्छा एक बात सुनो हमारी, क्या ये अभी मैंने बेटा माना था ना कि जो P/Q है ये एक हमारे पास कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे जो हमारे पास P और Q है वो सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य होने का मतलब ये कोई भी मान हो, लेकिन अगर उसको घटाएंगे हम लोग तो वो परिमेय संख्या निकलेगी। यानी लिखेंगे यहाँ पे, अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो जब बराबर लगाओ, जैसे मैं लिखता हूँ कि 5 बराबर a लिखता हूँ, इसका मतलब होता है a का मान 5 के बराबर होता है, यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। बराबर का मतलब वही काम यहाँ पे भी, अगर ये वाली बेटा वैल्यू इसके बराबर है तो सीधी सी बात, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पे बात क्या, p माइनस 3q बटे 2q एक, या लिखेंगे चूंकि p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? अगर ये मैंने परिमेय संख्या माना है तो बराबर का निशान ये बताता है ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या लिखेंगे, परंतु क्या, परंतु हमें पूर्व से ज्ञात है, भाई हमें पहले से पता है ना, पूर्व से ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है बेटा, ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा हमें पहले से ये बात बताया ना कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर बेटा ये अपरिमेय संख्या है तो इसलिए क्या कहेंगे, अगर ये अपरिमेय संख्या है या लिख देंगे अतः जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, बेटा जब अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए चाहे घटा दी जाए तो हमेशा वो संख्या बेटा अपरिमेय होती है। यानी क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये बेटा हमारे पास इस सवाल का भी निष्कर्ष निकल के आ गया। ये छोटा सा सवाल ये लगेगा आपके पास पेपर में, आप सेम टू सेम ऐसे ही लगा सवाल आएंगे वहां पर, तो आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिलेंगे वहां पे आप बच्चों। तो ये सवाल था आपका ये अपरिमेय संख्या का। तो बेटा इस तरह से इस चैप्टर का हमने द एंड कर दिया है, यानी वास्तविक संख्याएं चैप्टर से और कोई सवाल नहीं बनेगा आपके पास। इन सवालों के अलावा और कोई भी सवाल नहीं बनेगा। अगर ये सवाल अगर आपने रिवाइज कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से मन लगाकर इनको अगर आपने तैयारी कर लिया तो आपके इस चैप्टर से कोई भी सवाल फंसने वाला बच्चों नहीं है। तो कृपया करके आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखें और इस क्लास को आगे शेयर भी करें, और हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे लोगों को जरूर भेजें। नमस्कार, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।